हाँ, लास्ट क्लास में हम कहां तक पहुंच गए थे उदित? लास्ट क्लास में कहां तक पहुंच गए थे बेटा? 19 नंबर की क्लास हो गई थी, आज 20 लेक्चर स्टार्ट होगा। हम कहां तक पहुंच गए थे? अच्छा, 3 न्यूमेरिकल लिखा दिए थे, उनके आंसर आपको पीपीटीज में मिल जाएंगे। क्लियर है ना? तो आज अपने को जर्नली जो स्टार्ट किया था उसके बाद आगे बढ़ना है। हमने शायद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और साथ साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पहले समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या चीज, हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स वो के वही होते हैं जो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं, सारा फंडामेंटल्स वही होता है यहाँ पर, इसलिए हमें ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट आते हैं, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। मैंने कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये लीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डन। अब सबसे पहली बात कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है क्या, मैंने आपको फेज डायग्राम से इस चीज को क्लियर किया था। पहले एक बात को समझो, सेम कंटेंट सेम सारी चीजें मैं वही लेके आ रहा हूं, बड़ा ध्यान से जल्दी जल्दी समझ लेना और सीधे हम फार्मूला पर आते हैं। ये मेरे पास में इस कंटेनर में कोई भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, बड़े ध्यान से समझना, यह मैं प्योर सॉल्वेंट कह देता हूं। क्लियर है? और इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने कोई भी एनवीएस डाल दिया। एनवीएस मतलब क्या हुआ बेटा? ये लीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। बात समझ में आ रही है? बिफोर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डन बेटा। चलिए, तो मैं यहां पर इस बात को ये कह रहा हूं कि मैंने इसके अंदर क्या किया, कोई प्योर सॉल्वेंट लिया। यस यस, अभी प्लीज मैं कर दूंगा बेटा, पहले देख लिया इसको अपन अच्छे से। चलिए, ये एमबीएस, ये प्योर सॉल्वेंट मेरे पास हो गया और मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लिया। इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो मैं पी नॉट बी ले लेता हूं। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई मैंने डाला होगा और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस तरीके से इसमें आ गया होगा और ये मेरे पास में कोई सॉल्यूशन बन गया होगा और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं पीएस ले रहा हूं। तो यू नो वेरी वेल कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पीएस। से यस या नो कि वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा किसका? इसका, प्योर सॉल्वेंट का। तो कहने का मतलब अब ये हुआ कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला और इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ बेटा? कम हुआ। बात समझ में आ रही? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड और लिक्विड फेज पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उसी को तो आप फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हो। तो कहने का मतलब अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके बराबर लाने के लिए कम करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो इस पॉइंट को ही आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं। थोड़ा सा समझना इस चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये एक जर्नल सी चीज है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। आ गई बात समझ? तो मैं ये कहूं कि द टेम्परेचर एट विच, क्या कहूं बेटा मैं इस चीज को? ये कहूं कि द टेम्परेचर एट विच, बड़ा ध्यान से देखिए, द टेम्परेचर एट विच, क्लियर है क्या? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन, मैंने क्या कहा? सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन, क्लियर है क्या बेटा? आर इन इक्विलिब्रियम,
आर इन इक्विलिब्रियम तो मैंने कहा था टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों किस में आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाए, इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये लीजिए। और क्या कह सकता हूं, अगर मुझे और भी कोई डेफिनेशन बनानी हो बड़ी साधारण सी, तो मैं और क्या कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं बेटा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर सॉलिड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहा मैंने कि एक पर्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर जहां सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। तो सुनना, जैसे ही तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ। क्लियर है? कंप्लीट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इस बात को समझना। तो फिर मैं लैंग्वेज में क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा टेम्परेचर एट विच, क्या कह रहा हूं, टेम्परेचर एट विच। क्लियर है? फार्मूले सारे वही होंगे, फार्मूले में कोई नो चेंजेस। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो मैंने कहा कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड become equal तो आ रही बात समझ, बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे डिस्कस क्या कर रहा हूं। इधर देखो बेटा, ये H2O मैंने सॉलिड लिया और ये H2O मेरे पास में लीजिए, ये लिक्विड फेज में है और दोनों किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में। अब सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो सम अमाउंट हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसी को आप कहते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डन, ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली जो डेल्टा H होगा वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स 101% रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप की होगी। क्लियर है बेटा? अब मैं यहां पर जो T है टेम्परेचर, उसको मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा हूं और फ्रीजिंग पॉइंट को जनरली T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, T मेरे पास में फ्रीजिंग पॉइंट और उसको मैं T1 से डिनोट कर रहा हूं। डायग्राम पीछे मैं लेके आ गया हूं। अब एक एक चीज को समझना कि T और T1 में क्या क्या डिफरेंस है और इसी पर ही हम पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे। आगे बात समझ, मैंने क्या कहा, छोटी छोटी बातों को बड़ी गहराई से समझे। मैंने आपको ये कहा है कि एक नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएगा। किससे बेटा? प्योर सॉल्वेंट से। तो उससे इफेक्ट क्या क्या आएगा, आगे बात समझ में। द सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर, जो सॉल्यूशन फ्रीज होगा वो किस पे होगा बेटा, वो लोअर टेम्परेचर पे होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिर गया है, कम हो गया है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले चीज प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए कि प्योर वाटर लिया और प्योर वाटर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा था और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो फ्रीज हो रहा था। कहने का मतलब ये वाली कंडीशंस मैं मान रहा हूं कि सॉलिड और लिक्विड कहां होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। किस पॉइंट पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हुआ क्या कि मैंने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से इस कंप्लीट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि द सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन द सॉल्वेंट। द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग हो रही है, मतलब वो माइनस में जा रहा है। 0 डिग्री पर पहले फ्रीज हो रहा था वाटर, लेकिन मैंने NaCl वगैरह कुछ भी डाल दिया, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला गया। रीजन, वेपर प्रेशर कम हो गया। क्लियर है क्या बेटा? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है उसे ही मैं कह रहा हूं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा?
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मुद्दा क्लियर हुआ क्या? उसे मैं क्या कह रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आप लोगों से इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं कि जो वेपर प्रेशर में कमी आई है, और जैसे ही अपन जो वेपर प्रेशर में कमी आ गई बात समझे, उसके कारण हुआ क्या, लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। अब वो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आ रही है, कमी का मतलब वो माइनस में जा रहा है। आप तरीके से देखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, पर वो लोअरिंग हो रही है, कमी हो रही है, वो माइनस में जा रहा है। ठीक है क्या? तो मैं इसी को क्या कह रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है क्या बेटा? अब ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आ रहा है, मैं कहता हूं बड़े ध्यान से देखना। ऑन हीटिंग, जैसे ही हीटिंग करता हूं, T इज ग्रेटर देन T1, बोलो मेरी बात को समझना। टेम्परेचर मेरे पास में T, फ्रीजिंग पॉइंट T इज ग्रेटर देन T1, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने हीटिंग दी तो तुरंत प्रभाव से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और सॉलिड तुरंत कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, लिक्विड में। अरे होगा कि नहीं होगा? हीट लेगा तो सॉलिड तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। रिएक्शन कैसी बनेगी बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा क्या, तो मैं कहूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ये लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन। और मैं कहूं कि अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही, तो ऑन हीटिंग अगर आइस को आपने बाहर निकाल करके रख दिया रूम में, तो रूम की जितनी भी हीट है वो उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? लेकिन जैसे ही आपने कूलिंग की, और कूलिंग में मैं कहूं कि T1 इज ग्रेटर देन T, हाँ या ना? क्लियर है बेटा? अब रिएक्शन क्या हो रही है, ओहो, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रही है। अब देखो लिक्विड टू सॉलिड, तो रिएक्शन कहां आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो बेटा जब टेम्परेचर कम होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है और वो लिक्विड से वापस सॉलिड फेज में आना स्टार्ट होती है। क्लियर है क्या बेटा? तो वापस कहां आ रही है बेटा, लिक्विड टू सॉलिड, तो अमाउंट ऑफ आइस इंक्रीज होगा क्या, अमाउंट ऑफ आइस इंक्रीज, ये लीजिए। और मैं कहूंगा कि रिएक्शन कहां आ रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये लीजिए, रिएक्शन कहां आ रही होगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, और अमाउंट ऑफ जो आइस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मुद्दा मेरा बिल्कुल क्लियर, ये कूलिंग का इफेक्ट है और ये हीटिंग का इफेक्ट है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, अमाउंट ऑफ वाटर बनता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम करते हो और कूलिंग इफेक्ट लगाते हो तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब ये लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट कब होगा, मुद्दा यही तो है, जब इन दोनों का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। उसी पॉइंट को तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको यहां लिखा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का सेम हो जाएगा, वही तो हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। क्लियर है क्या बेटा? और रेगुलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के कारण क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो रहा है, बिकॉज वेपर प्रेशर में क्या आ रही है बेटा, कमी आ रही है। मेरी बात समझ में आई क्या? और इसी चीज को आप क्या कह रहे हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बड़ा ध्यान से अब आप समझिए मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। जिस तरीके से मैंने वो कंटेनर लिया था, अब उस कंटेनर को लेकर के अगर मैं आपके पास में, क्लियर है, एक ग्राफ प्लॉट करूं, क्या करूं बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो बड़े ध्यान से आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और फटाफट हम न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। ये देखिए मैं आपको ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इस ग्राफ को पहले आप समझिएगा। क्लियर है? ये ग्राफ मैं आप लोगों के लिए प्लॉट कर रहा हूं किस किस के बीच में बेटा, यहां तो ले रहा हूं मैं टेम्परेचर, डन बेटा, और यहां पर ले रहा हूं मैं वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर
वर्सेस टेम्परेचर के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? बड़े ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझना। मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, ये मेरे पास में एक पॉइंट है, टेम्परेचर और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट है। बोले ये पॉइंट क्या? इसी पॉइंट को तो हम समझ रहे हैं कि ये पॉइंट मेरे पास में क्या है। क्लियर है बेटा? बड़े ध्यान से आप समझना कि ये लीजिए, मैंने ये पॉइंट यहां लिया, डन बेटा। और अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये लीजिए, इस तरीके से मेरे पास में, क्लियर है, कोई भी पहले प्योर लिक्विड था। क्या है बेटा? कोई प्योर लिक्विड। अब उसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ये लीजिए, क्या डाल दिया? कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है बेटा? किसमें कन्वर्ट हो गया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर उसका वेपर प्रेशर कम हुआ और वो सॉल्यूशन बन गया है। तो मैं ये कहूं कि मेरे पास में ये है क्या बेटा? ये किस चीज को बता रहा है? ये बता रहा है सॉल्वेंट को, और ये को मेरे को बता रहा है सॉल्यूशन को। क्लियर है बेटा? ये बता रहा है सॉल्वेंट को और ये मुझे बता रहा है ग्राफ सॉल्यूशन को। बोले दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अब देखिए बेटा, सॉलिड और सॉल्वेंट, मैंने क्या कहा? ये सॉलिड और सॉल्वेंट, ये लीजिए, ये पर्टिकुलर, या मैं ऐसे कह दूं, क्लियर है क्या बेटा? इस चीज को देखना, और ये पॉइंट मैंने ले लिया, डन बेटा। ये पॉइंट मैंने लिया, क्लियर है ना? और इस पॉइंट से अब आप देखिए कि ये जो ग्राफ मेरे पास में आ रहा है, ये पूरा सॉलिड के लिए है। बोलो, पहले बात समझ में आई? मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट और फिर सॉल्यूशन, ये रही कहानी। क्लियर है? और ये रही कहानी। अगर ग्राफ से समझो तो प्योर सॉल्वेंट, एनवीएस डाला, सॉल्यूशन बना। क्लियर है? अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास में लिक्विड और सॉलिड, आ रही है बात समझ में बेटा? फेज मिल रही है, उसी को ही मैं क्या कह रहा हूं? बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये प्योर सॉल्वेंट मेरे पास में है। क्या है? ये लीजिए, ये प्योर सॉल्वेंट, और इस प्योर सॉल्वेंट का ये लीजिए, अगर मैं वेपर प्रेशर का टेम्परेचर लेता हूं तो वो टेम्परेचर मेरे पास में आता है T0F, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ना? अब देखिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये रहा पॉइंट, सॉलिड और लिक्विड फेज आ जाएं और उनका वेपर प्रेशर, क्या कह रहा हूं मैं? और उनका वेपर प्रेशर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम होगा, क्या वही मेरे लिए ये लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट TF कहलाएगा क्या? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जिस पॉइंट पर आ रही है बात समझ में, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा, क्या मेरे लिए वही पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा क्या? डन बेटा। तो क्या अब मैं इसको बड़े आराम से यहां पर और यहां पर, ये लीजिए, डेल्टा TF लिख सकता हूं क्या? इन दोनों का डिफरेंस क्या मैं डेल्टा TF बता सकता हूं? हाँ या ना? क्लियर है बेटा? तो देखिए, लिक्विड और सॉलिड, इन दोनों को मिलाकर के जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इन दोनों का वेपर प्रेशर मेरे लिए सेम हो रहा है, क्लियर है बेटा? जहां पर इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, मेरे लिए वो क्या कहला रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट कहला रहा है, और ये डेल्टा TF बन रहा है। तो बड़ा ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूं डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस का TF से, यस या नो? T0F माइनस का TF। अभी T0F क्या है सबसे पहली चीज, और TF क्या है? क्लियर है? तो T0F और TF आप आराम से समझ गए होंगे कि T0F जो मेरे पास में है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF मेरे पास में क्या है?
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा बेटा, प्योर सॉल्वेंट। और डेल्टा टीएफ क्या है बेटा, यही तो कहला रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मुद्दा समझ में आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां से एक कॉमन चीज को आप लोग समझना, देखो बेटा, प्योर सॉल्वेंट में से जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। क्लियर है क्या बेटा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसमें से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। क्लियर, बड़ा ध्यान से समझना कि अगर मुझे यहां से अब ये लीजिए कि अब अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो क्वेश्चन तो मुझे ये मिलेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर मुझे निकालना हो तो क्या बेटा मैं इस चीज को उधर उठा करके ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो क्या मैं अब बड़ी आसानी से लिख सकता हूं क्या, टी नॉट एफ माइनस का डेल्टा टी एफ। तो बड़ा ध्यान से आप समझो कि जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर मैं उसमें से लॉरिंग ऑफ, आ रही बात समझ में, फ्रीजिंग पॉइंट कर देता हूं कि जो कमी आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट में, जो डिप्रेशन हो रहा है उसको कम कर देता हूं, तो क्या मेरे पास में उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अवेलेबल होगा क्या। पहले ये चीज जैसे ही आपकी ये समझ में आ जाती है, लॉजिकली अब आप नोट करो, लॉजिकली अब आप इस बात को नोट करो कि जो डेल्टा टीएफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टीएफ के। ये चीज आप नोट करो बड़े अच्छे तरीके से। क्लियर है क्या, तो फिर आपको एक चीज बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगी कि डेल्टा टीएफ, आ रही बात से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट तो दुनिया में किसी भी सॉल्वेंट का हो सकता है, लेकिन उसके फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज जो आ रहा है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद में आ रहा है। क्लियर है क्या बेटा, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद में जो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया है, जो कमी आई है, उसी को अपन कह रहे हैं डेल्टा टीएफ, दैट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो वी कैन से दैट depression in freezing point is a colligative property, but freezing point not a colligative property. क्लियर है क्या, आ गई बात समझ में। बड़े ध्यान से समझो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, बड़ा ध्यान से समझ बेटा। ये नेगेटिव में इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए डेल्टा टीएफ के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। पीछे वाला आप वो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने लिखा था, याद करो कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। ये याद रखना, अरे यहीं से ही तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा, आ रही है बात समझ में, एक ही क्वेश्चन में, और वहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछेगा। तो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो यहां से अपना रिजल्ट आएगा वांट ऑफ से, और देखो यहां से भी अपना रिजल्ट आएगा वांट ऑफ से। तो बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिमाग में सेट कर लेना, मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा अभी। तो वो आपसे पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आंसर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और फ्रीजिंग पॉइंट तो आंसर जस्ट उसका उल्टा। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, हाँ या ना, ये रहा रिजल्ट। अगर डेल्टा टीएफ बढ़ता है ये रहा, तो डेफिनेटली टीएफ कम हो जाता है। भाई ये बढ़ रहा है तो इसमें से ये कम कर रहे हो तो डेल्टा टीएफ ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। अगर मैं डेल्टा टीएफ को बढ़ा रहा हूं, अगर इसको बढ़ा रहा हूं, तो देखो 101% टीएफ कम हो रहा होगा। तो इनमें इनवर्सली का ये रिलेशन अब क्लियर हुआ क्या भाई, कोई डाउट, इनमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है ये क्लियर हुआ क्या बेटा, हाँ या ना। आओ अब अपन थोड़ी सी इसकी थर्मोडायनेमिक्स को भी समझ लें।
ये ग्राफ अगर क्लियर हो गए हैं तो हम थोड़ी सी इसकी थर्मोडायनेमिक्स को भी समझ लेते हैं। क्लियर है क्या? ये वेपर प्रेशर वाले ग्राफ आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। ये डेल्टा टीएफ है, ये मेरे पास में सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉलिड स्टेट है। ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल से थे और मैं समझता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है क्या बेटा? अब एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल रहे हो, क्लियर है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल रहे हो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितने केजी सॉल्वेंट में आपने डाला? क्लियर है क्या? तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसी चीज को समझते हैं। पहले थोड़ी सी थर्मो से कंसेप्ट बना लें। इधर देखो, मैंने क्या कहा भाई, आप लोग इस चीज को समझो कि मेरे पास में सॉल्वेंट है, आ रही बात, सॉल्यूशन है और तीसरी स्टेट सॉलिड है। पहले प्योर सॉल्वेंट लिया, फिर उसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वो एक सॉल्यूशन बना, और फिर उस सॉल्यूशन का, और आप देख रहे हो ग्राफिक में, ये सॉल्यूशन मतलब सॉलिड और लिक्विड पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर आ गए वही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाया। तो आप इस बात को भी जानते हैं कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब कोई सॉल्यूट डाला जाता है तो सिस्टम की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज हो जाती है। सही या नो? तो मैं आपसे ये कह दूं, क्या कह दूं, कि मैं कह दूं कि भाई एंट्रोपी ऑफ, ये लीजिए एस, एस बोले तो एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट, ये लीजिए एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन, और फिर मैं ये कहूं कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। क्लियर है? अब इनके बीच में अगर मुझे यहां पर एंट्रोपी चेंज का एक रिलेशन तैयार करना हो तो सबसे पहले एंट्रोपी कम जो होगी वो होगी सॉलिड की। सही ऐसी आनो? क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज होगी और उसके बाद में जो मैं लिखूंगा वो एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और यहां पर जो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी वो होगी सॉल्वेंट की। अब थोड़ा सा ग्राफ को आप समझो, इस पूरे ग्राफ को आप समझो। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ये जो डिफरेंस है, क्या कह रहा हूं, ये जो डिफरेंस है और ये मेरे पास में डिफरेंस है। क्लियर है क्या बेटा? पहले हम इन दोनों को समझते हैं, बड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट पर डिस्कशन डालना। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या मैं यहां से जो सॉल्यूशन है, ओहो मैंने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया ना, एंट्रोपी तो बढ़ेगी किसकी, ये होगा सॉल्वेंट और ये होगा सॉल्यूशन। क्लियर है ना बेटा? सॉल्यूशन की एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है आपने। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या मेरे पास में ये डिफरेंस डेल्टा एस सॉल्वेंट कहलाएगा क्या? और क्या बेटा ये चेंज डेल्टा एस सॉल्यूशन कहलाएगा क्या? ये लीजिए, तो पहले डिफरेंस सॉलिड से सॉल्वेंट का और फिर सॉल्यूशन से इसका। क्लियर है बेटा? तो मैं अगर तुमसे ये कहूं कि अब मेरे पास में टीएफ और टी नॉट एफ के ऊपर मैं विचार कर रहा हूं, तो आपको मालूम है टीएफ इज लेस देन टी नॉट एफ, कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा, आ रही है बात समझ में, एट द टाइम ज्यादा होगा किससे, टीएफ से, क्योंकि डालते ही तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में आना स्टार्ट होगा। तो क्या अब मैं यहां पर कह सकता हूं, क्या क्या कह सकता हूं, बड़ा ध्यान से इस बात को थोड़ा सा समझना। मैं ये कह रहा हूं कि डेल्टा एस फ्यूजन, ये लीजिए एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन विल इक्वल टू एंट्रोपी के बाद में ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन, अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो क्या बेटा यहां पर T
और ये टी क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डाल करके क्या मैं यहां से एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? एंथैल्पी आपको क्वेश्चन में मिलेगी और क्या मैं यहां से इस तरीके से एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? तो ये छोटा सा एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी मेरी शीट में आपको न्यूमेरिकल्स के दौरान जब आप सॉल्व करो तो इस तरीके से कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स का मैंने कोई क्वेश्चंस बना करके डाल दिया होगा कि ये इस तरीके से फ्यूजन एंथैल्पी है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फिर मैं यहाँ से और कोई चीज सॉल्व करवा रहा हूँ, जैसे एक आध न्यूमेरिकल्स में आपको इस टाइप के जरूर करवाऊंगा। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है पोर्शन? चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा है, देखिए मैंने आपसे ये कहा है कि जो डेल्टा टीएफ है, लॉरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि ये क्या होता है बेटा, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बेटा? तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये लीजिए डेल्टा टेफ। अब बड़ा ध्यान से समझिए, मैं कह सकता हूं कि डेल्टा टीएफ और इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा करके केएफ लगा दूं और ये यहां पर मैं एम मोलरिटी को एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर है? अब साथ में आप ये भी जानते हो कि एन जो होता है वो ऑब्जर्व मोल्स अपॉन एन थ्योरेटिकल मोल होते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां पर अब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू केएफ और इस तरीके से मोलरिटी को लूं तो क्या आपको पॉइंट क्लियर है? अब आप जानते हो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्वांटम फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज 1। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है उसके लिए आप चाहे वो डिसोसिएशन का केस हो चाहे एसोसिएशन का केस हो, आप सब कुछ सीख करके आ गए हैं और इस तरीके से यहां पर वैल्यू को पुट अप किया जा सकता है। अब मुद्दा ये है, क्लियर है ना, इस चीज को समझने का फर्स्ट ऑफ ऑल मुद्दा ये है कि जो ये केएफ है, क्या है ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो केएफ आपने लिखा है, ये केएफ क्या है? सबसे पहले इस केएफ को डिस्कस कर ले, हाँ या ना बोलिए। केएफ इज ए कांस्टेंट। क्या है बेटा? केएफ इज ए कांस्टेंट। जैसा वहां पर के भी कांस्टेंट था उसी तरीके से यहां पर ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। किसके लिए? फॉर सॉल्वेंट के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कहता हूं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहता हूं बेटा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये लीजिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है? क्रायो। याद रखना वो कहलाएगा इथिलोस्कोपिक, तो ये कहलाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी यूनिट अगर आप निकालते हो तो केएफ इज इक्वल टू, बड़ा ध्यान से देखो, डेल्टा टीएफ और आई इंटू एम। क्लियर है क्या? बड़े ध्यान से देखो, ये बन गया केल्विन और इसकी यूनिट आप जानते हो केजी और ये मोल इनवर्स, तो यूनिट सेम होती है दोनों की। क्लियर है ना? केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। एनी डाउट? दोनों की यूनिट सेम होती है, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अब सबसे पहली चीज कि अगर आपको इंडिविजुअली ये केएफ कैलकुलेट करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए? ये केएफ कैलकुलेट करना पड़ जाए तो बड़ा ध्यान से देखिए, इस केएफ को अब आप लोग उसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे आप लोग पीछे सॉल्व करके आए थे केबी को। तो मैं कह रहा हूं केएफ इज इक्वल टू आर। आर क्या है मेरे पास? बोलिए फटाफट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, अरे याद करो रे भाई, 1000 इंटू क्या डाला था मैंने? डेल्टा एच फ्यूजन एंथैल्पी। वहां डाली थी वेपोराइजेशन एंथैल्पी, तो यहां डालूंगा डेल्टा एच
फ्यूजन एंथैल्पी। ये लीजिए, क्या ये अब आपको एक जर्नल फॉर्मूला समझ आ गया क्या कि ये जर्नल फॉर्मूला मेरे पास में केएफ को निकालने के लिए हो गया। अब इस एंथैल्पी की यूनिट सेम दो। अब दो यूनिट वो कौन कौन सी हैं जिस पर आपको डिस्कशन करना है। भाई आर किसमें दिया गया है, ये किसमें दिया गया है, फ्यूजन एंथैल्पी। जिसमें ये दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू रखोगे। अगर ये आपको जूल में दिया गया है या कैलोरी में दिया गया है तो वही 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में आप डिस्कशन लोगे। और इसी तरीके से अगर ये कैलोरी में दिया गया है तो आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल आपको लेनी होगी। यहां तक कोई डाउट बेटा? बिल्कुल क्लियर है, आ रही है बात समझ में? अब जर्नली जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या एक जर्नल फार्मूला ये और बन सकता है क्या? आप इस बात को जानते हो, क्या जानते हो कि डेल्टा टी एफ विल इक्वल टू आयोटा, ये लीजिए के एफ इंटू एम मोलरिटी। अब मैं यहां से 3 वेरिएबल हैं तो क्या बेटा क्वेश्चन भी इसमें 3 टाइप के बन सकते हैं। न्यूमेरिकल इस पर 3 टाइप के बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस मोलरिटी के फॉर्मूले को ओपन कीजिए तो आप जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इजिकल टू आयोटा इंटू के एफ, डन है बेटा, इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000, ये लीजिए अपॉन डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये लीजिए इन ग्राम। सबसे पहली चीज तो ये नंबर 1 फॉर्मूला क्लियर है बेटा। अगर आपने इसको 1 लिया है तो ये आपके पास में 2। अब इसी 2 से 2 फॉर्मूले और ड्राइव होंगे। वो कौन कौन से होंगे? क्लियर है बेटा। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं दैट विल बी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। आ रही है बात समझ? मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकलवाने के लिए दिया जाता है तो एम ए इज इक्वल टू आयोटा इंटू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन ये लीजिए डेल्टा टी एफ इंटू सॉल्वेंट डब्ल्यू बी, ये लीजिए इन ग्राम। डन। पहली चीज तो ये पहला फॉर्मूला तो इस केस में मेरे पास ये बनता है जहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एम ए। अब कभी कभी के एफ कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे पीछे वाले मेथड से निकलवाए, यहां से भी आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट निकालना है तो देखिए डेल्टा टी एफ इंटू एम ए इंटू क्वांटम फैक्टर आई। क्लियर है क्या बेटा? नहीं, बड़ा ध्यान से देखिए, डेल्टा टी एफ एम ए इंटू डब्ल्यू बी इन ग्राम सॉल्वेंट, और इस सारी चीज को नीचे ले आऊं तो आयोटा इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। क्या मैं इस मेथड से के एफ को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? से यस या नो? बोलो बड़ी आसानी से। यहां तक आपका काम हो जाएगा क्या? यहां पर मैं बड़ी आसानी से के एफ कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बेटा के एफ निकालने के लिए एक मेथड मेरे पास में ये रहा, इससे निकालू, या फिर के एफ कोई क्वेश्चन दिया जाए तो मैं इससे निकालू। आ रही है बात समझ में? तो दोनों से हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले जिसको आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है वो याद ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट। आ रही बात समझ? मैं क्या कह रहा हूं बेटा? कैलकुलेट के एफ ऑफ वाटर, के एफ ऑफ वाटर। क्लियर है? कैलकुलेट के ऑफ वाटर, कैलकुलेट के एफ ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालना है। और आप जानते हो अगर मैं यहां पर एल एफ लिख दूं तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन
वहां V था लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है बेटा। और इसके टी नॉट एफ की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में लेते हो तो आप जानते हो 273 भाई, ये लीजिए 273 केल्विन। अगर अब मैं फ्यूजन एंथैल्पी को कैलकुलेट करूं तो आप जानते हो कि भाई जो डेल्टा एच फ्यूजन होती है वो एल एफ इंटू एम के इक्वल होती है। तो ये लो, ये तो पहले एक जर्नल डाटा आपको पता होना चाहिए था। अब मैं यहां से अगर के एफ की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो देखिए जो फॉर्मूला था मेरे पास में R इंटू टी नॉट का स्क्वायर इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू वेपोराइजिंग फ्यूजन एंथैल्पी। तो मेरे पास में जो चीज है कैलोरी में, तो मैंने R की वैल्यू को सबसे पहले 2 रख लिया इंटू ये लीजिए 273 केल्विन का स्क्वायर। आ गई क्या बात समझ? अब मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट रखता हूं तो 18 अपॉन ये लीजिए 1000 इंटू फ्यूजन एंथैल्पी LF इंटू एम, तो LF है 80 तो ये 80 इंटू मास। अब मास आप देखोगे तो वो 18 ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 18 से 18 कैंसिल आउट, ये लीजिए। और जैसे ही के को आप कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो याद रखना इसकी वैल्यू आती है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब ये आपको हमेशा और हमेशा याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या? वाटर के लिए केएफ की वैल्यू, तो फिर मैं यहां पर अब नोट डाल करके इस बात को लिख देता हूं। ये लीजिए नोट, जो कि आपको कभी भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है? आ रही है बेटा बात समझ में? क्या नहीं भूलना है? बड़े ध्यान से देखिए। क्लियर है बेटा? फॉर वाटर, फॉर वाटर डन बेटा। फॉर वाटर में अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, फॉर वाटर में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए मैंने कहा ये केबी, और केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स आपको याद है। और अब मैं केएफ की बात कर रहा हूं तो 1.86 केल्विन, ये लीजिए केजी, और ये मोल इनवर्स। ये आपको चीज हमेशा और हमेशा के लिए याद रखनी अनिवार्य है। क्लियर है? इन दो की वैल्यू चाहे तो वो न्यूमेरिकल्स में दे और चाहे न्यूमेरिकल्स में ना दे, आपको ये याद होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो ये पूरे फ्रीजिंग पॉइंट का एक जर्नल कैलकुलेशन आता है। क्लियर है? अब मैं छोटे छोटे एक आध न्यूमेरिकल्स लेता हूं और उन न्यूमेरिकल्सों को फिर बढ़ाते हुए मैं तैयार करके पूरा सेटअप रखूंगा ताकि आपको सीधे न्यूमेरिकल्स करा सकूं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को लेते हुए इस चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे। क्लियर है बेटा? तो पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आप लोग देखो। वो न्यूमेरिकल्स क्या है? मैं कह रहा हूं कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं? ये क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं बेटा? कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by dissolving ये लीजिए obtained by dissolving। किसी भी ग्राम को अगर मैं डाल करके दे रहा हूं तो मान लीजिए मैं कह देता हूं 28.4 ग्राम ऑफ, क्या कह रहा हूं बेटा? 28.4 ग्राम ऑफ। अब मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं लूंगा। चाहता तो मैं आपको कह देता भाई 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, लेकिन अब मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। तो मान लीजिए कि मैंने ले लिया 28.4 ग्राम ऑफ, को इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं तो ले लेता हूं Na2SO4, सबसे आसान। ये लीजिए सोडियम सल्फेट। क्लियर है बेटा? कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। आ रही है बात समझ में? हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैं ये कह रहा हूं कि हैविंग डिग्री
ऑफ डिसोसिएशन 75%। क्लियर है ना? इतना ये इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसका डिसोसिएशन कुल 75% होता है इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इन कितने में बेटा? 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये लीजिए। अब मैं चाहता तो इसमें एक और चीज कर सकता था। वो क्या कर सकता था? अरे भाई, वो मैं यहां पर अगर आपके पास में आऊं तो एक छोटा सा काम और कर सकता था। मैं 200 ग्राम की जगह 200 ml भी लिख सकता था। अब वो ml को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? ये आपको अपने आप से पता लग गया, क्योंकि हमें यहां पर क्वेश्चन में ये मालूम है कि मोलालिटी की ओर जाना है। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, तो यहां पर अगर ग्राम दे दिया तो मेरा काम सॉल्व है, और ग्राम नहीं दिया तो मेरा काम सॉल्व नहीं है। तो पढ़ो, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। डन बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो मेरे लिए सबसे पहला काम भाई फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए डेल्टा टीएफ विल इक्वल टू, आप जानते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है, क्लियर है क्या? जो डेल्टा टीएफ मेरे पास में है, क्लियर है? जो डेल्टा टीएफ मेरे पास में है, वो डेल्टा टीएफ जो भी है जिस पर कि मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, वो डेल्टा टीएफ क्या है? भाई डेल्टा टीएफ होता है टी नॉट एफ माइनस का टीएफ। ये आप पढ़ के आगे आए हो। तो मुझे तो टीएफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जर्नली टीएफ इज इक्वल टू, अब आप जानते हो कि टी नॉट एफ माइनस का डेल्टा टीएफ, ये चीज आएगी। और ये चीज को निकालने के लिए सबसे पहले ये डेल्टा टीएफ निकालना बहुत जरूरी है क्या? हाँ या ना? तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं डेल्टा टीएफ को, तो मेरा काम आसान। और मैं ये जानता हूं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू केएफ इंटू, ये लीजिए क्या होगा? मोलैलिटी। हाँ या ना? अगर ये मोलैलिटी है तो ये लीजिए, ये क्वेश्चन मुझे बड़ी आसानी से पूरा बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, अब मैं इसको सबसे पहले डेल्टा टीएफ को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर आई, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि Na2SO4 जाकर के सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? ये लीजिए Na2SO4, ये डिसोसिएट होगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो यहां पर N इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए। तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा दिया है 75/100, ये लीजिए 3 माइनस 1। क्लियर है बेटा? तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 25 दिया 75, 25 चौक 100, ये लीजिए 3/5 और ये 2, 3/4 और ये 2। क्लियर है क्या बेटा? इसको 2 से काट दूं, ये 2, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5, तो मैं कह सकता हूं ये लीजिए 2.5। किसकी वैल्यू आ गई? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मेरे पास में 2/5 आ गई। और क्या मैं इस 2/5 को आयोटा इज इक्वल टू 2/5 को 5/2 भी लिख सकता हूं क्या? 2.5 को 5/2 भी लिख सकता हूं। अब मेरे लिए काम आसान, बड़ा हुआ देखिए, आयोटा 2/5, सॉरी मैं इसको लिखता हूं 5/2 इंटू केएफ, वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा 1.86। क्लियर है? इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब वो मुझे कहता है कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 28.4 ग्राम, ये लीजिए 28.4। और Na2SO4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए, नाइट्रोजन सोडियम 23, 23 गुना 46, ये 32 और ये 64। ये लीजिए, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 6 और 4 10 और 2 12 की 2, ये लगते हैं 14, तो 142। कितना आ रहा है बेटा? 142।
ये लीजिए 142। क्लियर? कितना आ गया बेटा? 142। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत अभी बस ये न्यूमेरिकल करा करके फिर अगले न्यूमेरिकल अपन कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? 142। मेरी बात समझ में आ रही? इनटू क्या लिख सकता हूं बेटा? मास ऑफ, ये लीजिए सॉल्वेंट, ये लीजिए 200। क्लियर है? अब आप इसको आराम से डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और जैसे ही आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा लेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी, जो आएगी 4.65। कितनी आएगी बेटा? 4.65। क्लियर है? और ये 4.65 जो आएगा वो केल्विन में आएगा, क्योंकि आपने फ्रीजिंग पॉइंट को निकाला है। अब उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। कैसे डाल दो? ये लीजिए, आप ले रहे हो, अब चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री में लिखो, तो ये लीजिए टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस का डेल्टा टीएफ में वैल्यू डाल देता हूं, तो टीएफ इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और माइनस का आपने कैलकुलेट कर लिया कितना? 4.65। क्लियर है क्या बेटा? तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना आया? फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ? माइनस का 4.65। आ रही बात समझ में? ये लीजिए आंसर। क्लियर? इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कब? जब आपने इसके अंदर इस चीज को मिला दिया है। किस चीज को मिला दिया है? इस चीज को आपने इसके अंदर कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना इतना। तो अब इस टाइप के मैं आपको सारे क्वेश्चंस रेगुलर करवाता जाऊंगा। क्लियर है बेटा? इस टाइप के अब आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। क्लियर? अब इन क्वेश्चनों पर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो 5, 7, 8, 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए तैयार रखूंगा, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद अब सुनना, इस चैप्टर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में से कोई एक दिया जाएगा और उसके अपोजिट पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया 10% यूरिया की सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ। या मैं कह देता हूं कि 10% यूरिया के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत फेवरेबल क्वेश्चंस हो गए हैं। आ गई बात समझ, जो आने लग गए। तो कल हम इसी टाइप के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और तुरंत ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली बाइंड अप करेंगे। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर मैं आपको सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा, मोलरिटी वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर क्लियर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो फिर हमसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? किसी भी तरीके से ना के बराबर कोई मिस्टेक, नेग्लिजिबल मिस्टेक होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा और कॉन्फिडेंस आता है। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।